नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के 27,000 से ज्यादा मामले हैं और ओमिक्रॉन के 1500 से ज्यादा केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 23 राज्यों में फैल चुका है और देश में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन अब भी लोग सही तरीके से ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए नजर भी आए। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में 17 डॉक्टरों को कोरोना हो गया। तो वहीं कल से आपको बता दें 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और इसकी तैयारी भी कर ली गई है। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना से रोकथाम के लिए राज्यों को एक लेटर लिखा है और स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये लेटर लिखा गया, जिसमें यह कहा गया है कि अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू हो और साथ में यह भी कहा गया है कि होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी हो। निगरानी के लिए विशेष टीम गठित की जाए। हर जिले में कोविड कंट्रोल रूम बनाया जाए। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 82 मरीजों को ही ऑक्सीजन की जरूरत है। पैनिक करने की, चिंता करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि बिल्कुल भी हम पैनिक ना फैलाएं, बिल्कुल भी हम लोगों को चिंतित ना करें। जिम्मेदार रहना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, साबुन से हाथ धोने हैं। पैनिक नहीं करना, चिंता नहीं करनी। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है। केवल और केवल दिल्ली में 82 बेड ऑक्सीजन के केवल 82 बेड ऑक्यूपाइड हैं और ये 82 बेड कई दिनों से इसी के आसपास चल रहे हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो। जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 2,500 से अधिक कोरोना के केस दर्ज हुए। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,716 मामले आए, जबकि एक दिन पहले दिल्ली में करीब 1,000 कम 1,796 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर आज सीएम केजरीवाल मीडिया के सामने आए और किस तरह से प्रशासन कोरोना के खिलाफ तैयारी कर रहा है उसकी पूरी जानकारी दी। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि संक्रमण दर जो है करीब 4 गुना बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में 30 दिसंबर को 1,313, 31 को 1,700 और 1 जनवरी को यह आंकड़ा पहुंच गया 2,716 तक। यानी एक दिन में ही 1,000 मामलों की बढ़ोतरी इसमें हुई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि जो संक्रमण दर है वो करीब 4 गुना बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते पहले 26 दिसंबर को 290 कोरोना के मामले आए थे। 27 दिसंबर को 331, 28 दिसंबर को बढ़कर ये 496 हुए और 29 दिसंबर को ये केस 923 पे पहुंच गया। 30 दिसंबर को 1,313 केस, 31 को 1,796 केस आए, जबकि 1 जनवरी को 2,716 कोरोना के मामले दर्ज हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल में जवाहर नवोदय स्कूल में 96 बच्चे और स्कूल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इतने बच्चों को कोरोना होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जवाहर नवोदय स्कूल में 96 बच्चे और स्कूल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतने बच्चों के कोरोना होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है और बच्चों को आइसोलेट कर दिया गया है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर
सामने आई है, जहां पर 96 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और साथ में स्कूल स्टाफ की जो रिपोर्ट है कोरोना की वो भी पॉजिटिव ही आई है। नैनीताल के एक स्कूल के 96 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट का। वीरेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, और तो पिछले दिनों जो ये स्कूल है वहां पर 11 जो स्कूल स्टाफ, एक प्रधानाचार्य थे और 10 जो बच्चे थे वो पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे, और उसके बाद करीब 495 जो छात्रों के सैंपल थे वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट के लिए भेजे गए थे। कल उनकी रिपोर्ट आई है, तो उनमें से भी 85 लोग फिर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि आज जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है, तो एक मेडिकल की पूरी टीम को वहां पर लगा दिया गया है। एम्बुलेंस उस स्कूल में रख दी गई है। 4 सेक्टरों में अलग अलग इलाकों में वहां पर जो बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है, आइसोलेट उसी स्कूल में कर दिया गया है। इसके अलावा जो 325 बच्चे नेगेटिव आए थे, उनका आरटीपीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट लेने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। हालांकि एसडीएम जो वहां पर लोकल हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना था जो बच्चे हम घर भेज रहे हैं उनकी भी लगातार मॉनिटरिंग होगी। लेकिन जिस तरह से कोरोना का एक बड़ा विस्फोट स्कूल में हुआ है, वो वाकई चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि हालांकि जो वैक्सीनेशन की बात भी सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन जो ये बच्चे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, ये काफी छोटे हैं। तो कुल मिला के एक हड़कंप की स्थिति उस पूरे इलाके में बनी हुई है। प्रशांत, शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जानकारी ली। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा की गई। अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल से ये बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से अगर देश में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही है। अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर को लेकर छत्तीसगढ़ कितना तैयार है, इसको लेकर खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है। तो उन्होंने ये चिंता व्यक्त की और मैंने पूरी जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में वैसे कोरोना बढ़ रहा है, कुछ शहरों में बढ़ा है, जिसमें रायगढ़ है, रायपुर है, लेकिन ये है कि जो ओमिक्रॉन है उसकी टेस्टिंग का हमारा सेंटर दिया गया है वो उड़ीसा है, और उड़ीसा में सैंपल बहुत सारे पहुंच गए हैं, तो जाम की स्थिति है। और कुछ सैंपल के रिपोर्ट आए हैं जिसमें ओमिक्रॉन नहीं था, लेकिन ओमिक्रॉन होगा फिर उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट होगी, लेकिन ऐसे कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है। और सारी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। जितने भी लोग आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसका इलाज भी लगातार चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल से पश्चिम बंगाल में स्कूल, कॉलेज, सैलून, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी कोरोना को लेकर अब पाबंदियां जो हैं और ज्यादा सख्त कर दी गई हैं। स्पा, ब्यूटी पार्लर ये सभी बंद रहेंगे। इसके अलावा लोकल ट्रेनें जो हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। कल से स्कूल, कॉलेज भी और इसके साथ जो सैलून है वो भी पश्चिम बंगाल में बंद रहेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में नए कोरोना मामलों में तेजी देखी गई है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 8,067 थी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 6 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या अब 460 तक पहुंच गई है। मुंबई में कोरोना के 6,347 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि अगर जनता नियमों का पालन नहीं करेगी तो केस और बढ़ेंगे और ऐसे में सरकार को कई कड़े फैसले लेने होंगे। मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर टास्क फोर्सची मीटिंग झाली, त्याला राजेश टोपे बाकीचे सगळेजण होते। या संदर्भामध्ये साधारण दररोजचा आकडा लक्षामध्ये घेऊन किती पट्टीमध्ये पेशंटची संख्या वाढतीये ते बघून त्याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल। पण पेशंटची संख्या
फार गतीनं जर वाढायला लागले तर नाईलाजाने अजून कठोर निर्णय घेण्याची। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई में 6000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग बाजारों और मंडियों में लापरवाह नजर आ रहे हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोग कोविड नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आए। मुंबई पे लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन का जो संकट है वो बरकरार है। लगातार मुंबई में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है, कई सारे लोग इस दादर सब्जी मंडी में सब्जी की खरीदारी करने पहुंचे हैं, लेकिन सब्जी की खरीदारी करते दौरान लोगों को जो है वो कोरोना का कोई भी नियम कानून पालन करते नजर नहीं आ रहे। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा, ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग एक दूसरे के करीब करीब खड़े हैं। ना तो लोगों को अपनी चिंता है, ना तो लोगों को दूसरों की चिंता है, क्योंकि अगर लोग खुद का ध्यान रखेंगे तभी वो दूसरों को भी कोरोना फैलने से बचा सकते हैं। लेकिन आप इस मार्केट की तस्वीरें देखकर ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई के लोगों को अब कोरोना का कोई भी डर नहीं लगा हुआ है। लगातार मुंबई में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कोरोना का डर नहीं है। लोग बेफिक्र होकर मार्केट और सार्वजनिक जगहों पे लगातार भीड़ इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पटना के दानापुर एम्स के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर अंडमान निकोबार से पटना आए थे। दोनों ही डॉक्टर को क्वारंटीन पर भेजा गया है। इधर पटना के ही नालंदा मेडिकल कॉलेज के 17 जूनियर डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो एम्स यानी पटना एम्स के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं एनएमसीएच की बात करें तो यहां पर 17 जूनियर डॉक्टर हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद सभी डॉक्टरों को क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। और इन डॉक्टरों के संपर्क में जो भी लोग आए हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो देश भर में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और बिहार से ये खबर सामने आई है जहां कोरोना के शिकंजे में अब वहां के डॉक्टर भी आने लग गए हैं। बात करें पटना एम्स की तो पटना एम्स में 2 डॉक्टर जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये दोनों डॉक्टर ही अंडमान निकोबार से लौटे थे, जिसके बाद इनका कोरोना टेस्ट किया गया और दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बिहार में बढ़ते कोरोना के बीच सरकार फुल एक्टिव हो गई है। सार्वजनिक जगहों पर टेस्टिंग के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम सिवान रेलवे स्टेशन पहुंची। हमारे रिपोर्टर मृत्युंजय ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, देखिए। बिहार सहित पूरे देश में कोरोना बढ़ते जा रहा है। लगातार कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है। वैसे में ओमिक्रॉन ने दस्तक दिया है। मैं सिवान स्टेशन पे हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सिवान स्टेशन पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यात्री है। क्या यहाँ पे कहीं जांच की व्यवस्था है? नहीं, जांच की तो व्यवस्था नहीं है। और कहना यही चाहेंगे कि सभी लोग मास्क पहने और अपना सुरक्षित अपना से सेल्फ स्वयं बचाव करें। आप भी जा रहे हैं क्या? नहीं, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी किसी चीज़ का व्यवस्था है कहीं भी नहीं, खास करके अपना सिवान जिला में कोई भी। आप देख सकते हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी किया जा रहा है। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? जी मास्क बैग में है, बैग में है। जी 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 सावधानी जी 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 सही बात है। जी जी देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मास्क भी नहीं पहने हुए हैं। हम सिवान स्टेशन का नज़ारा दिखाने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। ऐसे में कोरोना बढ़ा हुआ है। आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क पहन लेते हैं। ठीक है सर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिवान स्टेशन में जो बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना केस बढ़ते ही प्रशासन सतर्क हो गया है। यात्रियों के लिए कोरोना जांच काउंटर सिर्फ दिखावा बनकर ही रह गए हैं। छपरा रेलवे स्टेशन पर कभी कभार ही जांच हो रही है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी स्टेशनों पर कोविड जांच अनिवार्य कर दिया गया है।
खास करके वैसे यात्री जो दूर यात्रा करने जा रहे हैं या दूर से यात्रा करके आ रहे हैं उनकी जांच आवश्यक है। इसके लिए काउंटर खोले गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि छपरा जंक्शन पर जो काउंटर है उस पर अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। ये तमाम जो किट्स हैं वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से ही लवारिस हालत में पड़े हुए हैं किट्स जो है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी कहाँ जा रहे हैं? आर्मी जा रहे हैं सर। ये बताइए कि यहाँ पे कोविड जाँच का व्यवस्था हर स्टेशन पर कराया गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर, दिख तो नहीं रहा है। लोग स्टाफ नहीं है यहाँ पे? नहीं, स्टाफ नहीं है सर, स्टाफ तो नहीं है सर। तो होना चाहिए ना? हाँ, एकदम होना चाहिए सर, ज़रूरत है एकदम सर, क्योंकि अभी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाद में आदमी जांच करवाता है, सरकार भी पहले से व्यवस्था रहता तो ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसलिए कि सर कि बढ़ने के बाद मान लेंगे कोई कार्रवाई होता है पहले होना चाहिए सर, ताकि फैले नहीं। फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोविड जाँच हर स्टेशन पर ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अद्भुत सा। हाँ, अद्भुत सा। अद्भुत सा। कहाँ जा रहे हैं? छोड़ने आए हैं अपने भतीजे को। तो यहाँ की जाँच उसका व्यवस्था दिख रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं? नहीं। क्या आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो है, जांच जरूरी है, यहाँ जांच कराना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में अब अस्पतालों की तैयारियों को देखने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। इसकी शुरुआत 3 जनवरी से की जाएगी और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो, वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज किया जाए, सभी को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए, साथ में वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों से संपर्क साधा जाए और किशोरों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। बाहर से आने वालों की ट्रेसिंग और टेस्टिंग हो और जिलों में कोविड कंट्रोल रूम को एक्टिव रखा जाए। तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। 8 शहरों में रात 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू वहां पर लगा हुआ है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में रहता है और रात 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक जिस तरह से पाबंदियां यहां पर लगाई गई हैं। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले पिछले दिनों काफी बढ़े हैं। कोरोना केस 552, ठीक हुए हैं 37 और एक्टिव केस जो हैं 1725 हैं। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को लेकर अब एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं कि किस तरह से कल से यानी 3 जनवरी से 15 साल से और 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगनी है उसको लेकर भी बच्चों को प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया गया है। राज्य के 5 जिलों के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक इन 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर, स्कूल, कॉलेज, जिम को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जिन जिलों के लिए आदेश जारी हुआ है उनमें फरीदाबाद और गुरुग्राम के अलावा पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल हैं। फिलहाल ये आदेश 12 जनवरी तक के लिए जारी किए गए हैं। इससे पहले पूरे राज्य की तरह ही इन जिलों में भी दोनों डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ 50% क्षमता में संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। जिलों को 2 हिस्सों में बांट दिए। जिनमें ज़्यादा संक्रमण है उनको A कैटेगरी में रखा है, उसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला है। इनमें ज़्यादा सख्तियां लगाई गई हैं, बाकियों में भी सख्तियां लगाई गई हैं। यहाँ पर जो बाज़ार हैं वो 5 बजे बंद हो जाएंगे और सारे दफ्तर जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रच, आंगनवाड़ी सारे प्रदेश में बंद कर दिए गए। वहीं कोरोना की रोकथाम के उपायों के बीच कल 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि राज्य अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से बच्चों के लिए बन रहे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया। वहीं 3 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका है। वहीं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल दिल्ली के प्रबंध निदेशक ने 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन इसको बड़ी सफलता बताया।
अचीवमेंट है कि बच्चों को भी अब वैक्सीन इस महीने से चालू हो जाएगा और इससे हम जो बच्चों में ट्रांसमिशन का जो डर है वो कम होगा। जो हमने देखा है कि बच्चों में अभी तक वैक्सीन नहीं मिली और 15 से 18 में पहले फेज में ये वैक्सीनेशन होने जा रहा है, तो इससे निश्चित रूप से जो प्रोटेक्शन है बच्चों में, जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें बहुत निश्चित रूप से ये आवश्यकता लंबे टाइम से महसूस की जा रही थी। हमने देखा कि विदेश में पहले से ही बच्चों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, पर भारतवर्ष में अब इस महीने में स्टार्ट हो रहा है और एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो आपको बता दें कि किस तरह से राजस्थान में कल से शुरू होने वाले 15 से 18 साल बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जैसलमेर, दौसा, चित्तौड़गढ़ जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। करीब 3.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 3 जनवरी से यानी कल से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला लगातार जारी है। 15 से 18 साल के बच्चे इसे लेकर बेहद उत्साहित भी हैं। वहीं प्रशासन भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे तैयारियों में जुटा हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में कैसी है तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में 15 से 18 वर्ष के युवाओं को अब वैक्सीन लगेगी, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। टीनेजर्स अब स्कूल और कॉलेज जाने को तैयार है और उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। गली मोहल्लों में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने साथ पढ़ने वालों से भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें भी जो है वो बुक करने को बोला है। कुछ लोगों ने बुक भी कर लिया है, तो मैं फ्रेम में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है उन लोगों ने अपना जो वैक्सीनेशन था वो बुक कर लिया है। साथ ही साथ इन लोगों से बात भी करेंगे, बात करें कि किस तरह से जो है वो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह है युवाओं में और क्या कुछ रहेगा। जैसे कल से शुरू हो गया है वैक्सीनेशन, तो मैंने भी कल शाम को कर दिया था और अभी भी हम सब अपने फ्रेंड्स को, बाकी जो बैचमेट्स हैं उनको बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो हमें पता है कि अब कोविशील्ड लग रहा है और हम बाकी सबको भी अवेयर कर रहे हैं कि रजिस्टर कर ले और जैसे ही कल से शुरू हो जाएगा डोज लगना, तो हम लोग तैयार है लगने वाले के लिए। वहीं अगर बात करें तो कोरोना को लेकर किस तरह से जो है डर था, लेकिन अब ये आ गई तो स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? स्कूल अब वैक्सीन लग रही है तो स्कूल अब ऑफलाइन होगी तो पढ़ाई स्टडीज अब ज्यादा अच्छी तरह होगी। कल वैक्सीन लगने वाली है, क्या प्लान किया है वैक्सीनेशन लगाने के लिए हमें रजिस्ट्री करनी है, वो हमने कल ही कर ली थी और अब वैक्सीन लगेगी तो स्कूल स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन क्लासेस सब ले नहीं पा सकते हैं तो ऑफलाइन सभी पढ़ेंगे और पढ़ाई पे बहुत अच्छा है। बच्चे जो है वो खुद टीनेजर्स जो है वो तैयार हो चुके हैं वैक्सीनेशन को लेकर। 15 से 18 वर्ष की वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद जो है अब वैक्सीनेशन लगने वाले हैं। जैसलमेर की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको राजस्थान के ही दौसा ले चलते हैं। यहां बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए प्रशासन कितना तैयार है, इसे जानने के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट देखिए। 15 से 18 आयु वर्ग तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। हम दौसा जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। यहाँ पर जिस तरह कल बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी तैयारियां की जा रही हैं। पूरा जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसको सैनिटाइज किया गया है, अच्छे से धुलाई की गई है और किसी भी तरह का इन्फेक्शन यहाँ पर नहीं हो, कोई वायरस का संक्रमण यहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये यहाँ पर जो बड़े लोग थे, जो 18 से अबोव लोग थे, उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही थी। अब पूरी तैयारियाँ कर दी गई हैं, चेयर्स लगा दी गई हैं और एक अलग व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। और जो दूसरे जो अन्य जो लोग आएंगे उनके लिए एक बगल में जो एक कमरा है वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। ये जो सेपरेट जो जगह रहेगी इसमें केवल बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि जो बच्चों की वैक्सीन है और बड़ों की वैक्सीन है वो मिक्स नहीं हो। हालांकि जो कोवैक्सीन लगाई जाएगी बच्चों को, हमारे साथ इस वैक्सीनेशन सेंटर की प्रभारी संगीता कटारिया जी हैं। मैडम, कल से बच्चों की वैक्सीन लगेगी, क्या तैयारियाँ हैं और सावधानी क्या बरत रहे हो ताकि मिक्स नहीं हो वैक्सीन? हमारे यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई है बच्चों के लिए उसमें है कि एक हवादार कमरा हो, खुला कमरा हो। उसके अकॉर्डिंग हमने एक कमरा चूज किया जो कि पूरा हवादार है और खुला है। उनको आधा घंटे बैठने के लिए बोला गया है, उसके लिए हमने यहाँ चेयर लगवा दी गई है। चेयर को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से गैप मेंटेन करके रखा गया है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश को आज भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा के अलोसी के पास एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। यह आतंकी
पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ा हुआ था। इस आतंकी ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहन रखी थी। इसके पास से आईडी और पाकिस्तानी रुपया भी बरामद हुआ है। आईडी पर इस पाकिस्तानी आतंकी का नाम मोहम्मद शब्बीर है। इस आतंकी के पास से एक AK-47 और 7 ग्रेनेड भी रिकवर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना ने आतंकियों की बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया है। बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से चुस्त थी और कुपवाड़ा के LOC के पास इस आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। यह आतंकी पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट टीम से जुड़ा हुआ था। इस आतंकी ने पाकिस्तानी सेना की वर्दी भी पहन रखी थी और उसके पास से आईडी और पाकिस्तानी रुपया भी बरामद हुआ है। आईडी पर इस पाकिस्तानी आतंकी का जो नाम है वो नाम है मोहम्मद शब्बीर। और वहीं आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस आतंकी के पास से एक AK-47 और 7 ग्रेनेड भी रिकवर किए गए हैं। वहीं भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। मेजर जनरल AS पेंड्राकर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Bat attempt was attempted in the Keren sector of Kupwara district. This was yesterday on 1st of January. Swift action by the troops deployed at the line of control foiled the bid and eliminated the terrorist, later identified as Mohammad Shabir Malik, a Pakistan national equipped with weapons and ammunition and warlike stores. पाकिस्तान बार बार आतंकियों को LOC पर घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि दिसंबर महीने में ISI और आतंकी संगठनों के बीच बैठक हुई है और बैठक में कश्मीर और POK के युवकों को भर्ती करने पर जोर दिया गया है। LOC पर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर SSG कमांडो को तैनात किया गया है। LOC पर SSG कमांडो और आतंकी रेकी कर रहे हैं। आतंकी पाकिस्तानी सेना की वर्दी में रेकी कर रहे हैं। बड़ी साजिश को रचने की प्लानिंग यहां पर की जा रही है, लेकिन आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है, क्योंकि जो आतंकी मोहम्मद शबीर नाम का यह आतंकी जिसे भारतीय सेना ने आज ढेर किया है, उसके पास से जो सबूत मिले हैं, जो सामान मिला है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है कि किस तरह से वो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए नई नई साजिशें रचता रहता है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में थे, जहां पीएम ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया और उसके बाद ओलंपिक्स खिलाड़ी प्रियंका गोस्वामी से गिफ्ट लेने का वादा भी निभाया। पीएम गिफ्ट लेने मेरठ में प्रियंका के घर गए। दरअसल प्रधानमंत्री से जब प्रियंका मिली थी दिल्ली में और इस मुलाकात के दौरान ओलंपिक्स खिलाड़ी प्रियंका गिफ्ट लेकर नहीं गई थी, तो पीएम मोदी ने प्रियंका से वादा किया था कि वो खुद गिफ्ट लेने मेरठ आएंगे और आज पीएम ने अपने इस वादे को निभाया है। प्रियंका ने कहा कि जिस दिन से आपने घर आने के लिए कहा था, उस दिन से आज तक नींद नहीं आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस मुलाकात की। मैं प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर रेस वॉकर, और हमारे इवेंट को इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आपने मन की बात में पैदल चाल का जिक्र किया, तो उस टाइम सबको थोड़ा पता चला कि हाँ, रेस वॉकिंग भी इवेंट है। अगले ओलंपिक्स में आई होप कि अच्छा पोजीशन, बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी। और सर मैं आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई, क्योंकि मैं लेके आने वाली थी, पर मुझे लगा आप बस मेडलिस्टों से मिलेंगे, तो मैं घर पे छोड़ के आ गई। कोई बात नहीं, मैं मेरठ आऊँगा तो ले लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मोटिवेशन करते रहिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है सर। उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूँगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी तक घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा लगा? सर
सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के लगा कि हाँ अपने इलाके में आ गए तो बहुत अच्छा लगा सर। लाए हो ये लिया वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस खेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल सुविधाएं मिलेंगी। पीएम मोदी ने मेरठ के मंच से देश के युवाओं की तारीफ की, कहा कि 21वीं सदी युवाओं की है। जिधर युवा चलेगा उधर भारत चलेगा और जिधर भारत चलेगा दुनिया भी उधर ही चलेगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध का खेल खेलने वालों पर भी प्रधानमंत्री ने तंज कसा और कहा कि पहले यूपी में अपराधी खेल खेलते थे, अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, पहले पलायन का खेल होता था, लेकिन अब योगी की सरकार जेल जेल खेलती है। साथ ही पीएम ने कहा कि अब सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दिया जाता है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ दौरे पे गए थे और सबसे पहले वो काली पलटन मंदिर पे पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक वो वहां पर पहुंचे, उसके बाद राजकीय संग्रहालय गए और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए जनता का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया और मंच पर से पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्षियों पर कड़ा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले अपराधी उत्तर प्रदेश में खेल खेलते थे, लेकिन योगी सरकार में योगी जेल जेल खेलते हैं। पहले की सरकारों से यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। अब योगी जी की सरकार पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। पांच साल पहले इसी मेरठ की बेटियां शाम होने के बाद अपने घर से निकलने से डरती थी। आज मेरठ की बेटियां पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। युवा जनों येन गता सपंथाः, जिस मार्ग पर युवा चल रहे
वही मार्ग देश का मार्ग है। जिधर युवाओं के कदम बढ़ जाए, मंजिल अपने आप चरण चूमने लग जाती है। युवा नए भारत का कर्णधार भी है। युवा नए भारत का विस्तार भी है। मेरठ देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां मेट्रो और हाई स्पीड रैपिड रेल एक साथ दौड़ेगी। मेरठ का आईटी पार्क, जो पहले की सरकार की सिर्फ घोषणा बनकर रह गया था, उसका भी लोकार्पण हो चुका है। साथियों, यही डबल बेनिफिट, डबल स्पीड, डबल इंजन की सरकार की पहचान है। इस पहचान को और सशक्त करना है। भाइयों, मेरे मेरठ के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि आप उधर हाथ लंबा करोगे तो लखनऊ में योगी जी, और इधर हाथ लंबा करोगे तो दिल्ली में मैं हूं आपके लिए। खिलाड़ियों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते से मेरठ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन करते हुए कार्यक्रम स्थल तक पीएम मोदी पहुंचे। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से पहले पीएम मोदी का अलग ही रंग नजर आया। पीएम ने ओपन जिम में भी हाथ आजमाए। ये 3 तस्वीरें पीएम मोदी के मेरठ दौरे की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी ने हवाई यात्रा के जरिए सड़क मार्ग को चुना मेरठ जाने के लिए। पीएम मोदी सड़क मार्ग से मेरठ पहुंचे और रास्ते में जो भी लोग पीएम मोदी की झलक पाना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उन तमाम लोगों का अभिवादन भी पीएम मोदी ने स्वीकार किया। और तीसरी तस्वीर देखिए किस तरह से पीएम मोदी जिम मशीनों के साथ भी हाथ आजमाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पीएम मोदी जब अलग अलग स्टॉल जो लगे हुए थे आज मेरठ में, वहां पे जो जिम इक्विपमेंट होते हैं उस स्टॉल पे पहुंचे तो पीएम मोदी ने भी वहां पे हाथ आजमाना शुरू कर दिया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के अलग अलग रंग दिखाई दिए। पीएम यहां खुद कसरत करते हुए नजर आए। वैसे पीएम मोदी स्वास्थ्य के प्रति काफी सचेत हैं, स्वस्थ रहने के लिए हर दिन योग करते हैं। शिलान्यास से पहले पीएम मोदी ने यहां सुविधाओं का जायजा भी लिया। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, मेरठ की ये तस्वीरें हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी मेरठ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने 700 करोड़ की लागत से बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। लेकिन इससे पहले इस कार्यक्रम स्थल में कुछ स्टॉल भी लगे थे, जहां पे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स के जितने भी सामान थे वो लगे हुए थे, और जहां पर जिम कसरत करने की मशीनें लगी हुई थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे और देखिए किस तरह से कसरत करते हुए पीएम मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये देखिए
ये फिटनेस वाला रूप जो है वो साफ तौर से आपको नजर आ रहा है। अलग अलग रंग आज मेरठ दौरे के दौरान पीएम मोदी के दिखाई दिए। वही आपको बता दें कि आज जिस मकसद से पीएम मोदी मेरठ गए थे वो मुख्य मकसद था 700 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय में खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इस विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या बनेगा इस यूनिवर्सिटी में। लॉन टेनिस कोर्ट होगा, जिम्नेजियम हॉल होगा और इसके अलावा सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम यानी इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज इस यूनिवर्सिटी में दिए जाएंगे। स्विमिंग पूल की बात करें, क्रिकेट स्टेडियम हो, साइकिल वेलोड्रोम हो, यानी क्रिकेट के अलावा जो अदर स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारी उत्तर प्रदेश में किस तरह की होगी, ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक बड़ी मिसाल यहां पर बन सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी आज मेरठ गए थे जहां पर इन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शिलान्यास उसका किया है, उसकी फाउंडेशन आज रखी है और अपने इस कार्यक्रम के दौरान, इस दौरे के दौरान पीएम मोदी के अलग अलग रंग और रूप भी दिखाई दिए।